हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसने भी वो नहीं देखे हैं जाकर देख सकता है। ये जितने भी आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं ये HP की NT की सारथी सीरीज चल रही है, उसी के कंटिन्यूटी में आपको ये सारे लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे NT का कोर्स मिलेगा, उसमें जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। देन इज अब हमारे जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स वगैरह हमारे जो इंडिया है उन्होंने साइन की है, कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस हुई हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। देन इज कौन कौन सी रैंक्स, इंडिया का क्या रैंक रहा है कौन सी रिपोर्ट में, और वो जो रिपोर्ट्स है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। अलग अलग समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस को कवर करेंगे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो अभी हुई थी, क्लाइमेट समिट हुई थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। देन इट्स अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के बारे में ये कुछ टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, जो कि जुलाई से लेके नवंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं इन टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो हम सारे कवर करेंगे। आज जो मैं लेकर आई हूँ दैट इज एग्रीमेंट्स एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो भी इंडिया के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट्स को साइन किया है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कौन से ई कॉमर्स जायंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, किसके साथ मिलकर? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ मिलकर। तो बेसिकली फ्लिपकार्ट ने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है। पहली बात तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है क्या? देखो, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, जिसको हम नेशनल लाइवलीहुड मिशन भी कहते हैं, रूरल लाइवलीहुड मिशन भी कहते हैं, ये मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था 2011 में। इसके अंदर जितनी भी रूरल एरियाज हैं उनके अंदर डेवलपमेंट करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। अब रिसेंटली इस मिशन के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट ने एग्रीमेंट साइन किया है कि रूरल एरियाज के अंदर जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जो भी एग्रीमेंट वगैरह है ये इन दोनों ने साइन किया है। फॉर एग्जांपल, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं रूरल एरियाज के अंदर, अब उनका बनाया हुआ अगर कोई भी प्रोडक्ट है और वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए ताकि ऑल ओवर ग्लोब में वो फेमस हो, तो इस चीज़ के लिए उन्होंने ये एग्रीमेंट को साइन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट को साइन किया है। तो वो क्या एग्रीमेंट है? देखो, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज जो अभी 26 वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है बेसिकली? जो आपका UNFCCC है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क एंड कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 1992 में आया था बेसिकली, और हर साल इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, जिसके अंदर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर अलग अलग जो एक तरह से अलग अलग कंट्री के हेड्स जो होते हैं यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करते हैं और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। तो जो COP26 है वो 2021 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? ग्लासगो UK में हुई थी, ठीक है, स्कॉटलैंड में। तो यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी। वहाँ पर महाराष्ट्र ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, और वो क्या है कि महाराष्ट्र ने बोला है कि हम अपनी स्टेट के अंदर एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी लाएंगे। उन्होंने ये बोला है कि हमारी स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका शेयर 10% तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। बेसिकली हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो इन्वायरमेंट को कम हार्म पहुंचाते हैं। वो जो व्हीकल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर वो यूज़ होते हैं, और उसके अंदर जो पेट्रोल डीजल्स हैं और जितनी भी एमिशंस वगैरह है वो नहीं निकल पाती, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इस अंडरस्टैंडिंग को एक तरह से साइन किया है कि आप हमारे स्टेट में आकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिगार्डिंग जितनी भी एक तरह से डेवलपमेंट्स वगैरह हैं वो आकर करो। तो एक तरह से ये महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी एम है कि हम न्यू बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएंगे, देन इज ई बसेस लेके आएंगे, ई ऑटोज लेके आएंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रहे हैं, ताकि हमारी स्टेट में कम से कम पोल्यूशन हो सके, ठीक है। अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसको अंडरस्टैंडिंग को एक तरह से एग्रीमेंट को साइन किया है। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है क्या? ये एक US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
एविएशन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ना एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम है उड़ान स्कीम। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। उड़ान स्कीम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने जो एयर फ्लाइट्स है उसको रीजनेबल रेट पर लाने के लिए उड़ान स्कीम को लॉन्च किया था, ताकि जो हमारे देश के आम नागरिक हैं वो भी एयर फ्लाइट्स वगैरह का यूज कर सके, एयरवेज के थ्रू वो ट्रैवल कर सके। ठीक है, इस स्कीम को लॉन्च किया था। ये 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने स्कीम को लॉन्च किया था। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ही मिलकर किसके साथ? मेक माई ट्रिप के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है। अब वो क्या एग्रीमेंट है? जैसे उड़े देश का आम नागरिक के अंदर उड़ान स्कीम के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था, है ना, जितने भी एयरपोर्ट्स को इंक्लूड किया था, जितने भी अनसर्व्ड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड कैटेगरी के अंदर जो भी एयरपोर्ट्स आते हैं, अंडर सर्व्ड का मतलब है कि ये ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें पूरे दिन में सिर्फ एक ही फ्लाइट आती जाती है। देन इज अनसर्व्ड ऐसा एयरपोर्ट है जिसके अंदर कोई भी एक तरह से फ्लाइट आती जाती नहीं है काफी दिनों तक। ठीक है, इन सारे एयरपोर्ट्स को उड़ान स्कीम के अंदर इंक्लूड किया गया था। अब मेक माई ट्रिप ने अपने एक तरह से पोर्टल के ऊपर उड़ान स्कीम के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग भी एयरवेज सिस्टम को एक तरह से दिखाना शुरू कर दिया है कि आप इस एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट में जा सकते हो, जो कि उड़ान स्कीम के अंडर फॉल करते हैं। अब जैसे आपका मेक माई ट्रिप है जिसके ऊपर हम एयर टिकट्स वगैरह को किस एयरपोर्ट से कौन से एयरपोर्ट पे जाना है हमने, तो उसकी हम टिकट्स वगैरह को बुक कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अलग पोर्टल है जिसका नाम है एयर सेवा पोर्टल। इसके ऊपर भी ये सारी सर्विसेज दी जाती हैं अगर आपने एक एयरपोर्ट से एक तरह से अपनी जो फ्लाइट्स वगैरह हैं उसको बुक करना है। तो इसके अंडर भी उड़ान स्कीम के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उसको भी इस पोर्टल के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो मेक माई ट्रिप ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है कि वो मेक माई ट्रिप के ऊपर जितने भी उड़ान स्कीम के अंडर एयरपोर्ट्स हैं उनको भी शो करेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। देन इज रिसेंटली एक गैस एजेंसी है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस। अब इसने क्या किया? साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट को एक तरह से लॉन्च किया, या फिर एक प्रोजेक्ट अंडरटेक करेंगे ये। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन दिल्ली। अब सबसे पहली बात, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट होता क्या है? देखो, जो आपके घरों में जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो एक तरह से अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी माइक्रोब्स हैं वो इसके ऊपर काम करेंगे और इसको डिग्रेड कर देंगे। इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल को वो छोटे छोटे मटेरियल के अंदर एक तरह से डिग्रेड कर देंगे। अब जब ये डिग्रेड करते हैं तो उस टाइम पे कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। अगर वो ऐसी गैस है जिसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी है, जैसे कि वो फ्यूल का काम कर रही है, जैसे मीथेन हो गया, है ना, तो वो प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम गैस पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। जो गैस एजेंसी है वो अपने पर्पसेस के लिए यूज कर सकती है। बेसिकली जितने भी आपके एलपीजीज वगैरह है वो गैस ही तो होती है, एक तरह से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही तो है वो। तो अब दिल्ली के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है एक तरह से, तो उस वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट किसने लिया है? साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मिलकर इंद्रप्रस्थ गैस के साथ इस प्रोजेक्ट को एक तरह से लिया है। ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो सतत इनिशिएटिव के अंदर आता है। अब सतत इनिशिएटिव क्या आता है? सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। दैट मीन्स हम अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन लाने के लिए हम सस्टेनेबल मेथड्स को यूज करेंगे। सस्टेनेबल मेथड्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे मेथड्स जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई चीज डेवलप कर रहे हो लेकिन उसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई भी हानि नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम सस्टेनेबल कहते हैं। इसके अंदर उन्होंने सतत इनिशिएटिव के अंदर उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि हमारा जितना भी वेस्ट होगा हम उसको एक तरह से यूटिलाइज करेंगे और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इससे हमारी जो बाहर से हम एनर्जी लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम होगी। आपको पता ही है हम ऑयल वगैरह जो है वो इंपोर्ट करते हैं बाहर वाली कंट्रीज से, मिडल ईस्ट एरिया से। देन इज यहाँ पर जो इनिशिएटिव है इसके अंदर जब वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन होगी तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक तरह से एम्प्लॉय होंगे, तो यहाँ पर जॉब क्रिएशंस भी होंगी। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि जो सतत इनिशिएटिव है उसके बारे में भी आपने याद रखना है कि ये 2018 में लॉन्च हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इस मिनिस्ट्री ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। एक बार आप यहाँ पे इस इनिशिएटिव को देख भी सकते हो कि जो भी वेस्ट है वो सारा पहले कलेक्ट होगा, फिर वो एक प्लांट में जाएगा, वो सारा वेस्ट एक जगह इकट्ठा होगा
और वेस्ट प्रोसेस के अंदर इस वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा ताकि इस वेस्ट से हम एनर्जी को ले सके, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस कर सके या गैस प्रोड्यूस कर सके, फ्यूल प्रोड्यूस कर सके। आपको पता ही है जैसे मीथेन गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होती हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के वहां पर बायोडिग्रेड होता है, ठीक है। देन इज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में एक बार थोड़ी सी जानकारी ले लो आप कि ये एक नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि जितनी भी नेचुरल गैस है वो अलग अलग जगह सप्लाई करती है। तो ये जो कंपनी है 1998 में बनी थी और ये प्राइमरीली दिल्ली में ऑपरेट करती है। देन इज कंपनी को बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया था, जैसे कि भारत पेट्रोलियम हो गया, गेल हो गया, इन सब का ये एक ज्वाइंट वेंचर था। बस आपने इतना याद रखना है कि इंद्रप्रस्थ गैस जो है, गैस लिमिटेड जो है, ये एक नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि गैस वगैरह की सप्लाई में हेल्प करती है। देन इज इसने जो साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके साथ मिलकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जो कि ये दिल्ली में अंडरटेक करेंगे। दिल्ली का जितना भी वेस्ट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। देन इज हमारे इंडिया ने जो किर्गिस्तान है उसको $2000 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है। पहली बात तो किर्गिस्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हमारा सेंट्रल एशिया वाला रीजन है वहां पर अलग अलग तो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज है। तो किर्गिस्तान है उसकी जो कैपिटल है दैट इज बिश्केक, उसकी कैपिटल है। अब इंडिया ने किर्गिस्तान को $2000 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। पहली बात तो लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का लोन होता है जो कि किर्गिस्तान को दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज को दे सकते हैं यहाँ पर। अब इस लाइन ऑफ क्रेडिट के दौरान ना, जैसे इंडिया है अब किर्गिस्तान को दिया तो वो ऐसे बता देते कि आपने ये जो लोन है सिर्फ इस पर्पस के लिए ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एजुकेशन लोन लेते हो ना, तो वो एजुकेशन लोन सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए यूज होता है, ठीक है। और वो जो आपने लोन लिया होता है एक तरह से जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी के जितने भी खर्चे होते हैं एजुकेशन के, तो वो उस एजुकेशन लोन के अंदर कवर हो जाते हैं। ऐसे ही जो किर्गिस्तान को ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है, उन्होंने बोला कि आपने ये जो पैसा है कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर लगाना है। जितनी भी किर्गिस्तान के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट होगी उसका जितना भी खर्चा आएगा तो उसके अंदर से जो $2000 मिलियन है वो इंडिया उसको पे कर देगा, अगर वो जो पैसा है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए यूज हुआ है तो, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह से होता क्या है। ऐसे हम अलग अलग कंट्रीज को देते रहते हैं, थोड़ा बहुत जो कंट्रीज न्यूज में है उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिति ने गूगल के साथ मिलकर एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है ऐप स्केल अकेडमी, ठीक है। अब ऐप स्केल अकेडमी है क्या, पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है। देन इज गूगल ने, मिति क्या है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। अब इस ऐप स्केल अकेडमी के ऊपर है क्या, जितने भी हमारे स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, अब उन स्टार्टअप्स को एक तरह से स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए या उनके एक तरह से वेबिनार्स कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, उनको एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, मिति ने ये गूगल के साथ मिलकर इस एक तरह से ऐप को या फिर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो इसके अंदर जो सिटीज इंक्लूड होंगी वो होंगी टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। टियर 2 और 3 सिटीज का मतलब ये क्या होता है, ऐसी सिटीज जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स अभी उभर के आ रही हैं, तो उन सबको हेल्प करने के लिए ऐप स्केल अकेडमी को लॉन्च किया गया। अब इस ऐप स्केल अकेडमी के अंदर ये जो मिति और गूगल है एक दूसरे के साथ मिलकर एक तरह से 100 स्टार्टअप्स को चूज करेंगे और उनको एक तरह से स्किल्स वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उनको अलग अलग एरियाज में वो ट्रेन करेंगे ताकि वो जो स्टार्टअप्स हैं एक तरह से अगर वो इमर्जिंग है तो वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो सके, ठीक है। तो बस आपने इतना याद रखना है कि ऐप स्केल अकेडमी है क्या और वो किस किस ने लॉन्च करी है। देन इज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलके जो यूएस का डिफेंस वाला डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर एक एग्रीमेंट लॉन्च किया है और वो एग्रीमेंट है क्या, एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एयर से लॉन्च किया जा रहा है। दूसरी बात ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, दैट मींस एक तरह से ये ड्रोन है। ये ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि हवा में जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं उन्हीं से ही इन ड्रोन्स को लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वो किस किस ने लॉन्च किया है, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है।
अब ये जो इनिशिएटिव है वो एक और इनिशिएटिव के अंडर आता है जिसका नाम है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। ये भी एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हमने ये बात करी थी कि इंडिया और जो यूएसए है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, को प्रोडक्शन करेंगे और जो मिलिट्री सिस्टम्स हैं उनकी को डेवलपमेंट करेंगे। दैट मीन्स एक दूसरे के साथ मिलकर जितने भी मिलिट्री सिस्टम्स वगैरह हैं उन दोनों को डेवलप करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे। आपने इतनी चीज याद है। देन इज एक स्पेस चैलेंज है। वो स्पेस चैलेंज किसने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था। अटल इनोवेशन मिशन के अंदर उन्होंने ये बोला था कि हमारी मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए थे। जैसे स्कूल्स में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर लिया जिसको हम कहते हैं अटल टिंकरिंग लैब्स हो गया, ठीक है। जो अटल टिंकरिंग लैब्स है उसके अंदर जो स्कूल के बच्चे हैं अगर उनके माइंड में कोई ऐसा इनोवेटिव तरीका आ रहा है तो वो इस प्लेटफॉर्म पर बता सकते हैं, ठीक है। अब इसी अटल टिंकरिंग लैब के अंदर जो स्कूल्स हैं उन्हीं के लिए इस स्पेस चैलेंज को लॉन्च किया गया। अब स्पेस चैलेंज किस किस ने मिलकर लॉन्च किया है? तो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है उसने सीबीएसई के साथ मिलकर और इसरो के साथ मिलकर इस मिशन को लॉन्च किया है। अब इस मिशन में होगा क्या, जितने भी 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे हैं तो उनको एक तरह से ये एक प्लेटफॉर्म है जिनके अंदर वो बच्चे अगर कोई भी स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन बच्चों को पता है कि आपको पता ही है ना कि छोटे छोटे बच्चे थोड़े ज्यादा दिमागदार होते हैं, एक तरह से इनोवेटिव होते हैं, तो अगर उन चीजों के लिए उनके पास कोई सोल्यूशन है तो वो इस प्लेटफॉर्म पर, स्पेस चैलेंज प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने इतना याद रखना है कि जो स्पेस चैलेंज है किस किसने मिलकर लॉन्च किया है? नीति आयोग, इसरो और सीबीएसई ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। इसमें कौन कौन सी क्लासेस कवर हो रही हैं? क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। बाकी इसके अंदर जो अटल टिंकरिंग लैब्स है और जो नॉन अटल टिंकरिंग लैब्स वाले जो स्कूल्स हैं, अटल टिंकरिंग लैब मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो बच्चे हैं अगर उनके अंदर कोई इनोवेशन आ रही है तो वो इस प्लेटफॉर्म पर बता सकते हैं। तो इन सारे स्कूल्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि जो आपका जी है, जो एक बार पहले जी टीवी था उसकी रीनेमिंग कर दी थी और उसका नाम हो गया था जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ठीक है। अभी उसने खुद डिसाइड किया है कि हम एक दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करेंगे और वो कौन सी कंपनी है? आपका जो सोनी टीवी, बेसिकली जो सोनी कंपनी है आपकी जिसका नाम है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, ठीक है, इसके साथ ये मर्ज कर रहे हैं। दूसरी बात, इसके अंदर 47% स्टेक जो है वो जी एंटरटेनमेंट को होगा। दैट मीन्स इसमें ज्यादा स्टेक किसका है? 52% स्टेक सोनी का है। इसका मतलब जिसका ज्यादा स्टेक होता है ना, जिस कंपनी का 50% से ज्यादा स्टेक हो, तो वो कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल रहती है जितनी भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती है उस चीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होगी तो ये सोनी ही करेगा। अभी रिसेंटली जो पुनीत गोयनका जी हैं जो जी एंटरटेनमेंट के सीईओ थे, अभी वो इस मर्ज एंटिटी के भी सीईओ एक तरह से रहेंगे 5 साल के लिए। तो आपने इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट है कि एनपीसीआई ने मिलके यस बैंक के साथ एक चीज को लॉन्च किया है और उसका नाम है क्या? रुपे ऑन द गो। अब रुपे ऑन द गो है क्या? फॉर एग्जाम्पल जब आप कहीं भी बाहर जाते हो तो आपको अलग से, अगर आपने कार्ड से पेमेंट करनी है तो उस कार्ड को आपको लेना पड़ता है साथ में, या फिर अगर आप मोबाइल से पेमेंट कर रहे हो तो आप वहां पर पेटीएम वगैरह, गूगल पे वगैरह कर देते हो। तो अब येस बैंक और एनपीसीआई ने मिलकर, इन दोनों की पार्टनरशिप ने मिलकर एक रुपे ऑन द गो को लॉन्च किया है। रुपे ऑन द गो का मतलब ये होता है कि अगर जो भी आप कोई चीज लेके जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी में जा रहे हो और आपके पास जो कार की कीज है वो रहेगी, अब जो भी चीज बाहर लेकर जा रहे हो आपको अलग से कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज आप लेकर जाओगे आप उसी से ही पेमेंट कर सकते हो। तो एक तरह से ये टैप पे गो का मैकेनिज्म है जिसके अंदर आपको कोई पिन वगैरह नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपकी जो कार की कीज है अगर उसके अंदर ये सिस्टम है तो आप डायरेक्टली उस कार की की को एक तरह से उसको यूज कर सकते हो पेमेंट के लिए, ठीक है। आपको कोई एक तरह से पिन नहीं पूछा जाएगा। बाकी इसके अंदर जो पेमेंट होगी वो एटलीस्ट 5,000 तक की पेमेंट आप कर सकते हो यहाँ पर। तो ये किसने लॉन्च किया है? येस बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर। और बाकी की जो एसोसिएशन है इसके साथ जिसने इसको मिलकर लॉन्च किया है तो फिनटेक कंपनीज हैं। इनके बारे में अगर आप ना भी याद रखो तो चलेगा। एक है नियोक्रेड, देन इज शीशा साई। तो एक तरह से ये क्या हो गया? रुपे ऑन द गो का मतलब क्या होगा कि वियरेबल पेमेंट सोल्यूशन। दैट मीन्स जो भी चीज आपने पहनी हुई है, फॉर एग्जांपल आपने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, आप स्मार्ट वॉच से ही पेमेंट करके आ रहे हो बाहर, आपको अलग से कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। एक बार हम एनपीसीआई के बारे में देख लेते हैं। तो जो एनपीसीआई है वो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आरबीआई ने
IBA दैट इज इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया था। अब हमारी कंट्री के अंदर जितने भी पेमेंट सेटलमेंट होती है, फॉर एग्जांपल आप कोई शॉपिंग वगैरह करने गए और वहाँ पे आपने कोई चीज़ खरीदी, तो वहाँ पे अगर पेमेंट करनी है तो एक आपका बैंक इन्वॉल्व है और जिसको आपने पेमेंट करनी है एक उसका बैंक इन्वॉल्व है। तो उन दोनों बैंक्स को एक तरह से पेमेंट सेटलमेंट करवाने के लिए NPCI एक तरह से बना था। जो NPCI है वो 2007 के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर बना था। जो अभी आप रिसेंटली UPI IDs यूज करते हो ना, UPI IDs पेमेंट वगैरह करने के लिए, तो वो भी NPCI ने ही बनाया था। इतनी चीज आपने याद रखनी है। देन इज वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। वर्ल्ड बैंक मैंने आपको बताया ही था कि जो IBRD है आपका वो वर्ल्ड बैंक बन गया था। उसकी 5 एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने आपको कल भी इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में भी बताई थी। तो इन दोनों ने मिलके, बाकी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। तो इन दोनों बैंक्स ने मिलकर इंडिया को $250 मिलियन प्रोवाइड किया है। अब ये जो पैसे हैं ये कहाँ पर यूज होंगे? ये डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में यूज होंगे। ड्रिप 2 में इसको यूज किया जाएगा। अब डैम रिहैबिलिटेशन एक तरह से प्रोजेक्ट है क्या? जितने भी हमारी कंट्री के अंदर डैम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर एक तरह से अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहें या फिर उसके अंदर जो भी रिहैबिलिटेशन हुई है कि वहाँ पे जब डैम बनाया गया तो वहाँ के जो लोग थे उनको कहीं और शिफ्ट किया गया, ठीक है, कहीं और जगह पे उनको रिहैबिलिटेट किया गया, तो इन सारे पर्पसेस के लिए इस फंड को खर्च किया जाएगा। और ये जो फंड है डैम्स की सेफ्टी और परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपके ड्रिप प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। किसने इसको फंडिंग प्रोवाइड की है? वर्ल्ड बैंक ने AIIB के साथ मिलकर इसको फंडिंग प्रोवाइड की है। इसके अंदर डैम की जितनी भी सेफ्टी पर्पसेस के लिए या उस डैम्स की परफॉर्मेंस को एक तरह से एफिशिएंट बनाने के लिए जो भी खर्चे होंगे तो इस फंड में से यूज किए जाएंगे। बाकी डैम्स तो आपको पता ही है ना कि क्या होते हैं। डैम्स एक ऐसा बैरियर होता है ताकि हम पानी को रोक सकें, और जब पानी बहुत ज्यादा हाइट से नीचे गिरता है तो उस टाइम पे जो टरबाइंस है वो घूमती हैं और टरबाइंस घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब जैसे मैं आपको ड्रिप 2 प्रोजेक्ट के बारे में बता रही हूँ, ऐसे इस ड्रिप का फर्स्ट फेज B था जो 2012 में लॉन्च हुआ था, लेकिन वो खत्म हो गया था। अब दोबारा से ड्रिप 2 फेज को शुरू किया गया है जिसके अंदर जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक और AIIB से आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर एक और वेब बेस्ड टूल है जिसका नाम है धर्मा। धर्मा का फुल फॉर्म क्या है? डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। जो भी डैम्स के रिगार्डिंग जितनी भी रिहैबिलिटेशन वगैरह हुई हैं तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस पोर्टल पर अवेलेबल रही। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली कौन सी नेबरिंग कंट्री है जिसने अभी CDRI को ज्वाइन किया है। पहली बात तो बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है। दूसरी बात, CDRI है क्या? देखो, CDRI की फुल फॉर्म है कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा कोलिजन है। कोलिजन का मतलब क्या होता है? जिसमें अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक साथ मिलती हैं आकर, ठीक है। तो ये एक ऐसा कोलिजन है जो कि किस चीज के लिए है? डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब हमने अपनी कंट्री में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो कि डिजास्टर रेजिलिएंट हो। डिजास्टर रेजिलिएंट का मतलब है कि अगर कोई डिजास्टर आ भी जाए, फ्लड्स वगैरह आ भी जाएं, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी हानि ना हो, ठीक है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए CDRI को लॉन्च किया गया था। ये कब लॉन्च किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था इसको 2019 में। किस टाइम पे? उस टाइम पे जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट थी तो उस टाइम पे 2019 में इसको लॉन्च किया था। आपको पता ही है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट है क्या, जो ये वैसे मैं आपके समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस में भी कवर करूंगी, तो उस टाइम पे मैं आपको ये डिटेल में बता दूंगी। बाकी जो हमारी यूनाइटेड नेशन UNFCCC है उसके अंदर जो अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं उसके अंदर जो समिट होती है, बेसिकली अलग अलग जो पार्टीज हैं आकर एक दूसरे से क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशंस वगैरह करती हैं। तो जो 2019 वाली क्लाइमेट एक्शन समिट थी उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी ने CDRI को लॉन्च किया था। उन्होंने बोला था कि यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज आएँ और यहाँ पर एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करें, ठीक है, बाकी अलग अलग चीजें शेयर करें ताकि हम डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। बाकी इसमें अलग अलग जो एरियाज हैं वो कवर हुए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बना रही है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही, बाकी कितना रिस्क है कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया था। बस आपने इतना याद रखना है, बस आपने इतना ध्यान रखना है कि हमारी कंट्री में जो भी पॉलिसीज वगैरह बनती हैं वो इसी हिसाब से बनती है ना कि हमारी कंट्रीज कितने प्रोन है डिजास्टर के। फॉर एग्जाम्पल जो कोस्टल एरियाज हैं, अगर उनके अंदर ज़्यादा फ्लड आती है तो जो उसके आसपास वाली स्टेट है वो वैसी ही पॉलिसी बनाएंगी ना, जैसी ताकि वो उस फ्लड को एक तरह से मिटिगेट भी कर सके, है ना। तो उस चीज़ से रिलेटेड इस CDRI को लॉन्च किया गया था। बाकी इसका जो सेक्रेटरीट है वो न्यू दिल्ली में बेस्ड है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूनिसेफ क्या है, आपकी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, ठीक है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के ऊपर काम करती है। बच्चों के ऊपर अगर कोई वायलेंस हो रही है तो उसके रिगार्डिंग ये फंड्स वगैरह प्रोवाइड करेगी, या उनके ऊपर कोई ऐसे वायलेशंस वगैरह हो रहे हैं जैसे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है, तो अलग अलग चीज़ों में जो भी बच्चे इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अब यूनिसेफ ने मिलकर फेसबुक के साथ एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि हम चिल्ड्रन के ऊपर जो भी वायलेंस हो रही है उसको बंद कर सकें। बस आपने इतनी चीज़ याद रखनी है कि यूनिसेफ ने फेसबुक के साथ मिलकर बच्चों के ऊपर जो वायलेंस हो रही है उसको खत्म करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब क्योंकि फेसबुक के साथ मिलकर लॉन्च किया है, अब फेसबुक कहाँ पर इन्वॉल्व है, जितना भी आपका सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का मतलब जितनी भी आपकी ये ऑनलाइन एप्स होगी जिसमें आप एक तरह से सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करते हो, अलग अलग लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, तो इस सोशल मीडिया के ऊपर ये जो है एक दूसरे के साथ मिलकर एक तरह से अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है, कि बच्चों के ऊपर वायलेंस वगैरह नहीं होनी चाहिए। इतनी चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि ब्रिक्स ने इसरो के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट को साइन किया है। अब ये एग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड है, उन्होंने बोला कि आपको पता ही है ना कि ब्रिक्स क्या होता है। ब्रिक्स के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। पहले हम ब्रिक्स के बारे में ही देख लेते हैं कि ये जो ब्रिक्स है, जो जिम ओ'नील है, ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने 2001 में ये बोला था कि अभी जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं एक तरह से, या इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वो कौन कौन सी हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो एक तरह से उन्होंने ये एक एक्रोनिम बना दिया था कि जो अभी रिसेंटली इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो कौन है, वो ब्रिक हैं। तो इस चीज़ को देखकर 2006 में इन सारी कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन ही बना ली जिसको इन्होंने रख दिया ब्रिक। अब 2010 में यहाँ पर साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर दिया गया, तो उस टाइम से बन गया क्या, ब्रिक्स, ठीक है। उस टाइम से इसको बोला गया ब्रिक्स। इसकी कुछ चीजें आपने याद रखनी है, जैसे कि जो 6th ब्रिक्स समिट हुई थी 2014 में, उस टाइम पे ये जो समिट है वो फोर्टालेजा ब्राजील में हुई थी। उस टाइम पे एक बैंक को बनाया गया था जिस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक की जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, शंघाई, चाइना में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ब्रिक्स के रिगार्डिंग। तो अब इसरो ने जो ब्रिक्स कंट्री है, ब्रिक्स कंट्री के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इनकी जो स्पेस एजेंसीज हैं उन्होंने इसरो के साथ मिलकर, अब हमारी इंडिया की भी तो स्पेस एजेंसी आएगी ना यहाँ पे इसरो, तो उन सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर ये बोला कि हम जो भी रिमोट सेंसिंग करेंगे उसके लिए हम एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करेंगे। अब पहली बात तो रिमोट सेंसिंग होता क्या है, जो रिमोट सेंसिंग है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो रेडिएशन है उनकी मदद से हमारी अर्थ के ऊपर कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं उनकी ज्योग्राफी को एक तरह से मैप करना, तो इस चीज को हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया बाय मेजरिंग इट्स रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड रेडिएशन। दैट मीन्स इस एरिया के ऊपर जो भी चीज अवेलेबल है वो मैंने कैसे पता लगाया, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई जो रेडिएशन आ रही थी वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, और उस रिफ्लेक्शन बैक रेडिएशन की वजह से मैंने पता लगा लिया कि हाँ यहाँ पर एक बिल्डिंग है, क्योंकि ये रेडिएशन थोड़ी जल्दी इधर को ऐसे ट्रांसमिट होगी, तो उस हिसाब से यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो फाइनली आपने बस इस न्यूज़ में इतना याद रखना है कि जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो जो भी कंट्रीज हैं उनकी जो स्पेस एजेंसी है, वो स्पेस एजेंसी जो भी रिमोट सेंसिंग के लिए जो भी डाटा कलेक्ट करेंगी वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी। तो ये एक तरह से एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो यहाँ पर जो भी डाटा अवेलेबल होगा वो अलग अलग चीज़ों के लिए अवेलेबल होगा, जैसे कि हमारा जो भी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करने में ये जो जितना भी आपका यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाएगा ना रिमोट सेंसिंग की वजह से, वो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होगा कि कौन कौन से डिजास्टर आने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए इस डाटा को यूज़ किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेसबुक ने इंडिफी के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है।
उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव। इसके अंदर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ मिलकर जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं, जो नए नए छोटी छोटी एंटरप्राइजेस बन रही हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे बस आपने इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि फेसबुक ने इंडिफी के साथ मिलकर, एक बार हम इंडिफी भी देख लेते हैं कि इंडिफी है क्या। इंडिफी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से, जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं, ठीक है, उन सबको लोन प्रोवाइड करने के लिए एक तरह से ये असेस करता है कि क्या इस स्टार्टअप को लोन देना चाहिए, क्या अगर इस स्टार्टअप को लोन दिया जाएगा तो क्या ये कितनी एमर्ज करेगी, कितनी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। उन सब चीज़ों के लिए एक तरह से डाटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नीति आयोग ने सिस्को के साथ मिलकर, अब सिस्को क्या है? एक अमेरिकन कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है जितने भी आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। उन्होंने नीति आयोग के साथ मिलकर क्या लॉन्च किया है? वेप नेक्स्ट लॉन्च किया है। अब वेप है क्या? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ताकि वुमेन्स को इनकरेज किया जा सके, ताकि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें। अब इसी का ही एक नेक्स्ट लेवल का जो इनिशिएटिव है जिसका नाम है वेप नेक्स्ट, दैट मीन्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नेक्स्ट, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने सिस्को के साथ मिलकर। बाकी ये ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर जो वुमेन्स के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स हैं उनको एक तरह से डेवलप किया जाएगा, उनको मेंटरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, उनको स्किल किया जाएगा ताकि वो अपना खुद का बिजनेस लॉन्च कर सकें। बाकी जो वेप है वो 2016 में लॉन्च हुआ था और जो वेप नेक्स्ट है वो रिसेंटली 2021 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज ने मिलकर एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जिसका नाम है मेगा ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को कौन कौन सी कंट्रीज ने मिलकर लॉन्च किया है? तो इंडिया ने मालदीव्स के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अब देखो इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। हमें पता है कि ये इंडिया है और यहाँ पर मालदीव्स है। मालदीव्स की जो कैपिटल है वो माली है, ठीक है, ये माली है, अलग अलग यहाँ पर आइलैंड्स हैं। अब इस माली को अलग अलग आइलैंड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, और वो एक तरह से कनेक्ट कैसे होगी ताकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ डेवलप होगा यहाँ पर, ठीक है, उनको अलग अलग आइलैंड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर होगा क्या? 6.74 किलोमीटर एक लॉन्ग ब्रिज बनाया जाएगा। तो ब्रिज ऑफ कोर्स इस आइलैंड से इस आइलैंड पे बनाया जाएगा ताकि हम अलग अलग आइलैंड्स को कनेक्ट कर सकें। कौन कौन से आइलैंड्स हैं यहाँ पे? विलिंगली है, देन इज गुल्ही फालू है, देन इज थिलाफुशी है। तो इन सारे आइलैंड्स को जो कि माली के नजदीक हैं, उन सारे आइलैंड्स को एक ब्रिज से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट किसका प्रोजेक्ट है? एक तरह से ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका है? इंडिया और मालदीव्स का। यहाँ पे दैट मीन्स इंडिया भी मालदीव्स को हेल्प करेगी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो इंडिया ने क्या किया इस चीज के लिए? इंडिया ने यहाँ पर $500 मिलियन का एक तरह से पैकेज दिया है ताकि आप अपना ये जो ब्रिज है इसको डेवलप कर सकें। और ये जो ब्रिज है एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि यहाँ पर जो भी ब्रिज डेवलप होगा तो वो ऐसी एनर्जी के ऊपर बेस्ड है जो कि रिन्यूएबल है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल ये जो ब्रिज बनेगा इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज हो रही है तो वहां पर सोलर पैनल्स वगैरह अगर लगाए जाएंगे तो वहां से जो सोलर एनर्जी है एक तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने इतना याद रखना है कि जो ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसमें इंडिया मालदीव्स का साथ दे रही है ताकि माली आइलैंड को उसके आगे वाले जो भी आइलैंड्स हैं उनके साथ कनेक्ट किया जा सके और यहाँ पर ब्रिज को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कौन कौन सी कंट्री के ज्वाइंट पार्टनरशिप में बनाया गया है? तो नेपाल और इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाएंगे। अब कहां पर बनाएंगे? तो अरुण रिवर कहां पर है? जो आपका नेपाल वाला रीजन है ना, उसका जो ईस्टर्न नेपाल वाला रीजन है, ठीक है, वहां पर एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है अरुण। अब आपको पता है कि जो गंगा है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है कोसी। अब कोसी की भी आगे 7 ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें से एक ट्रिब्यूटरी है अरुण। अब इस अरुण के जो नीचे लोअर वाला पोर्शन होगा वहां पर इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को कौन कौन बनाएगा? नेपाल और इंडिया एक दूसरे के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। इंडिया के अंदर एक स्टेट ओन्ड कंपनी है जिसका नाम है सतलुज जल विद्युत निगम। तो ये जो कंपनी है इंडिया की वो नेपाल के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाएगी और इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी पावर जनरेट होगी? 679 मेगावाट
तो मेगावाट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेगावाट कितने होते हैं, 10⁻⁶ वॉट्स के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मतलब तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हम वाटर को यूज कर रहे हैं ताकि वो टरबाइंस को आगे रोटेट कर सके। जब टरबाइंस घूमेंगी तो उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये जो लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो इंडिया और नेपाल ने मिलकर बनाया है। कौन सी रिवर पे बनाया है? अरुण रिवर पे। अरुण रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कोसी रिवर की। और कोसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो आपने कुछ चीजें यहाँ पर याद रखनी है। बाकी ये जो प्रोजेक्ट है वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हम वाटर को यूज करते हैं ना टरबाइन को घुमाने के लिए, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम वहां पर डैम्स बना दें। ठीक है, डैम्स की वजह से क्या होगा, पानी रुक जाएगा और अल्टीमेटली जब इतना हाइट से पानी नीचे गिरेगा तो उसकी वजह से तेज टरबाइंस घूमेंगी, उसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमने पानी को रोका नहीं है, जो पानी बह रहा था उसी के ही पोटेंशियल को हमने यूज किया है ताकि वो टरबाइंस को घुमा सके। आई होप आपको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के बारे में समझ में आया होगा। देन इज ये जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर प्रोजेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पर जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, ये जो इंडिया की स्टेट ओन्ड कंपनी है एक तरह से, ये इन्वॉल्व है। तो ये इस प्रोजेक्ट को बनाएगी और बनाने के बाद जितना भी इसके अंदर एक तरह से खर्चा हुआ है तो उसको ये रिकवर करेगा अगले 30 सालों में। ठीक है, तो इतने टाइम तक ये जो प्रोजेक्ट है इसको दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सीआरपीएफ ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और उस एग्रीमेंट में ये बोला है कि हमारी जो यहाँ पर पर्सनल्स हैं आप उनको टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स के बारे में ट्रेन करो एक तरह से। पहली बात तो हम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। देन इज ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड रिसर्च वगैरह है उसके ऊपर ये काम करती है। जो हमारा 1991 में जो सुपर कंप्यूटर बना था जिसका नाम है परम 8000, तो ये इसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। अब सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर रखता है जिसकी बहुत ज्यादा हाई एफिशिएंसी हो। दैट मीन्स उसके अंदर जो डाटा वगैरह है वो बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस करता है। अब इसने सीआरपीएफ के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट को साइन किया है। एक बार हम सीआरपीएफ को भी देख लेते हैं कि है क्या। जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, मैं यहाँ पर सीआरपीएफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीएपीएफ की बात कर रही हूँ। उसके अंदर अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं, जैसे असम राइफल्स हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, और उसके अंदर एक और ऐसी पुलिस फोर्स है जिसका नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये सारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। तो इसमें जो सीआरपीएफ है एक तरह से यहाँ पर पुलिस पर्सनल्स ही होते हैं, उन्होंने सीडैक के साथ मिलकर इस एग्रीमेंट को लॉन्च किया है ताकि जितने भी सीआरपीएफ के अंदर पर्सनल्स हैं उनको टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है उसके लिए ट्रेन किया जा सके। तो यहाँ पर मैंने सीआरपीएफ के लिए भी कुछ चीजें ऐड करी हैं, जैसे ये 1939 में बनी थी। दैट मीन्स जब हमारा ब्रिटिश इंडिया था तो उस टाइम पे इस पुलिस फोर्स को बनाया गया था। बाकी हमारी आज़ादी के बाद इसको एक एक्ट के तहत बना दिया गया था जिसका नाम है सीआरपीएफ एक्ट। 1949 में ये बना था। ये सीआरपीएफ करते क्या हैं? हमारी कंट्री के अंदर जो लॉ और ऑर्डर वगैरह है उस चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। अब इस वीडियो के अंदर इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में जो आपकी बाकी की चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताई थी कि हम कुछ समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस को कवर करेंगे, कुछ जो रेजिग्नेशंस हुई हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुई हैं, तो उन सब चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक जो एग्रीमेंट्स का लेक्चर है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।